साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। कल उत्तर प्रदेश में मुकदमे की सुनवाई के लिए कोर्ट में थे राहुल गांधी और आज उत्तर प्रदेश से सीधे पहुंच गए हैं महाराष्ट्र भिवंडी में। वहां भी उनके खिलाफ एक केस चल रहा है। 2018 का मामला था डिफेमेशन का, यानी मानहानि का मामला था उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में, जहां राहुल गांधी कल मौजूद थे और आज भिवंडी में ये उससे भी पुराना मामला है 2014 का। और इस तरह से पूरे देश भर में तमाम अदालतों में उनके खिलाफ बहुत सारे केस चल रहे हैं। ये सारे केस क्यों चल रहे हैं, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये क्या विपक्ष के नेताओं के साथ ये किस तरह की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दिखाई पड़ रही है। और उधर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि भिवंडी में आज महाराष्ट्र मुंबई पहुंचे राहुल गांधी। उसके बाद मुंबई से वो भिवंडी पहुंचे जहां एक मानहानि के मामले में उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है। और मामला ये है 2024 का, यानी और कल वाला मामला जो था, जो सुल्तानपुर में जिसमें सुनवाई हो रही थी, वो भी मानहानि का मामला था 2018 में। तो ये आपको याद होगा अमलेंदु जी की एक लोकसभा में एक बार प्रियंका गांधी ने कहा था पिछले दिनों प्रधानमंत्री से कि आपको जितनी गालियां पड़ी हों, आप बार बार गालियों को रोते हैं, एक ही बार में सारी गालियां आप बता दीजिए, क्यों पार्लियामेंट का समय खराब करते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी कहना चाहिए कि मानहानि के जितने मामले हों सब इकट्ठा करके एक ही बार सारी सुनवाई कर लीजिए। 12 साल, 14 साल, 10 साल, 8 साल पुराने ये मामले, इतनी लंबी उनकी सुनवाई क्यों हो रही है। लेकिन तमाम जगहों पर केस दर्ज है। मानहानि किसी की होती है, कोई गुजरात का रहने वाला है, और केस दर्ज होता है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। तो ये सारी चीज़ें ये राजनीति के नए पैटर्न को भी दिखा रही हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी पहुंचे हैं आज मुंबई और वहां से वो गए हैं भिवंडी, जहां उनके खिलाफ मानहानि का एक केस है। तो ये इस तरह से अब राजनीति हो रही है अमलेंदु जी, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। यहाँ राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे दी जाती है, लेकिन वहां किसी की मानहानि नहीं होती। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। आज जब राहुल गांधी भिवंडी जा रहे थे तो उनको रास्ते में रोककर काले झंडे दिखाए गए, राहुल तेरी कब्र खुदेगी कल नारे लगाए गए। और आज जो है कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, वहाँ भी भद्दे भद्दे नारे लग रहे हैं। राहुल गांधी की जान को खतरा जो है वो साफ तौर पर नजर आने लगा है समीर जी। और इसके लिए बीजेपी के बड़े नेता जो है वो जिम्मेदार हैं। और जिस तरीके से वो कोटा वाला आमेरा था, राजमेरा था, क्या था, राज आमेरा, वो तो साफ तौर पर कह रहा है कि किरण रिजिजू से उसे जानकारी मिली, तो किरण रिजिजू को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस तरह की धमकियों के लिए। ओम बिरला का चेला है। तो ये इस तरीके से, और इस पर ओम बिरला भी खामोश हैं और वो भी खामोश हैं, किरण रिजिजू भी, नरेंद्र मोदी भी इस पर खामोश है। और हमले जो है वो कराए जा रहे हैं यूथ कांग्रेस के ऊपर, और प्रदर्शन किए जा रहे हैं कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर। तो ये सब जो है चल रहा है। तो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि बौखलाई हुई बीजेपी जो है वो किस तरीके से अब हमला करने पर उतर आई है। बिल्कुल, और सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के वकील जो है वहां भिवंडी में। क्या केस है, किस तरह, और इस केस में कितना दमखम है, क्या कुछ है, पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं। सुनते हैं उनको। आज राहुल जी भिवंडी न्यायालयामध्ये आले होते। प्रस्तुत केलं आणि कोर्टाने ते ऍक्सेप्ट केलेलं आहे। फ्रेश जामीन देण्याचं कारण असं की नुकतंच आपल्या सर्वांना माहिती असेल की माननीय शिवराज पाटील चाकूरकर साहेब यांचं निधन झालं। आज राहुलजींचं भिवंडी न्यायालयामध्ये आले होते। आज राहुलजी भिवंडी न्यायालयात आले होते। आज त्यांच्या जामिनासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जे प्रेसिडेंट आहेत हर्षवर्धन सकपाळजी, आज आम्ही त्यांचे बेलचे पेपर माननीय भिवंडी न्यायालयासमोर प्रस्तुत केलं आणि कोर्टाने ते ऍक्सेप्ट केलेलं आहे। सुरक्षा संहितेच्या निर्देशानुसार भिवंडी न्यायालयामध्ये अच्छा हा विचार पुढची सुनावणी यामध्ये सर पुढची सुनावणी कधी आहे? पुढची सुनावणी जी आहे ये जो मुकदमा है ये मानहानि का मुकदमा है। भिवंडी के एक आरएसएस कार्यकर्ता ने मानहानि का मुकदमा राहुल जी के ऊपर पेश किया था। ये मुकदमा हियरिंग के लिए पाठवड़ मैटर है और आज के दिन विटनेस नंबर 2 अशोक सायकर, जिन्होंने इस प्राइवेट कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन किया था,
और रिपोर्ट पेश किया था, उनका आज क्रॉस एग्जामिनेशन होना बाकी था। लेकिन उस बीच में ये केस के जो जमानतदार है फॉर्मर, जो माननीय शिवराज पाटिल चाकूरकर साहब, उनका देहांत हो गया और उसके वजह से हमको फ्रेश श्योरिटी देना जरूरी था। इसके लिए आज राहुल जी के साथ हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है हर्षवर्धन सकपाल जी, वो आज हाजिर हुए। उनके बेल पेपर्स कोर्ट में सबमिट किया गया और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। और ये प्रकरण जो है एमपी एमएलए का होने की वजह से और मानहानि का मुकदमा होने की वजह से सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश है पूरे भारत में एमपी एमएलए के केसेस का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। हमारे जो भिवंडी कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं कोलसे साहब, ये केस को जल्द से जल्द गति से चला रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, और हम भी और प्रोसिक्यूशन वकील इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। और हमको आशा है, हमको विश्वास है, अटूट विश्वास है कि ये केस का जो सत्य है ये पूरे वर्ल्ड में सामने आएगा और हमको पूरे भारत के न्याय व्यवस्था के ऊपर पूर्ण विश्वास है। सर, दो सवाल है मेरे। एक, आज जब राहुल जी आए थे क्या कुछ कानूनी बातों को लेकर बातचीत हो पाई? एक, और दूसरा, क्या राहुल जी मांग की जा रही है कि वो माफी मांगे? राहुल जी ने इस संदर्भ में कुछ कहा कि माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? देखिए, ये सवाल जो है माफी मांगने वाला, तो ये मामला है अमलेंदु जी, बिल्कुल उसी तरीके से कई बार इस तरह के जो मुकदमे चल रहे हैं और जिनमें राहुल गांधी की पेशी होती है उन पर हंसी भी आती है। आरएसएस के एक कार्यकर्ता की भावना आहत हो गई थी 2014 में, उसने मामला डाल दिया और आज तक वो चल रहा है मामला, और ये चलता ही रहेगा। ये चलता ही रहेगा। और कुछ मामले तो हमने देखे जो दायर करने वाले होते हैं वो खुद ही नहीं आते हैं और बाद में फिर केस खारिज करना पड़ता है। और जिसमें सजा हुई थी उसमें खुद उसने पहले वापस ले लिया था। मोदी जो था, अब वो वहां का विधानसभा का उपाध्यक्ष है, तो उसने खुद ही मुकदमा वापस ले लिया था और फिर दोबारा चालू कर दिया। तो ये करते रहते हैं। तो ये असल में होता ये है कि छोटा कार्यकर्ता जो होता है उसके मन में बड़ी इच्छा रहती है कि राहुल गांधी को देख लें। तो बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता जो मुकदमे जगह डालते रहते हैं कि इस बहाने राहुल गांधी को देख लेंगे। तो इसे राहुल गांधी को देखने के चक्कर में जो है मुकदमे डालते रहते हैं। बहरहाल समीर जी, मुकदमे किसी लिए भी डालते रहते हो, लेकिन बीजेपी जो है बुरी तरीके से बौखलाई हुई नजर आ रही है। ये साफ तौर पर देखने आ रहा है। और ये जो प्रकरण है इसका बताया भी इन्होंने, वकील साहब ने, नैयर साहब जो है, नारायण नैयर, उन्होंने बताया कि चूंकि इस मामले में जमानत जो थी वो शिवराज पाटिल ने दी थी और शिवराज पाटिल की चूंकि मृत्यु हो चुकी, तो अब वो हमें नई जमानत दाखिल करनी थी। तो नई जमानत जो है महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल जो है उन्होंने दाखिल की है। तो इसलिए इनको राहुल गांधी को आज भिवंडी पहुंचना पड़ा। लेकिन इसके जरिए जो है बीजेपी एक बड़ा उपकार कर रही है राहुल गांधी के ऊपर। वो ये कि जगह जगह राहुल गांधी के दौरे करा रही है और राहुल गांधी जनता से मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तो मतलब एक साथ एक पंथ दो काज जो होता है, तो एक पंथ कई काज होते चले जा रहे हैं। मुकदमों में पेशी जज साहब भी देख लेते हैं राहुल गांधी कैसे हैं, और उसके बाद जो है राहुल गांधी का कार्यकर्ता भी देख लेता है, बीजेपी का कार्यकर्ता भी देख लेता है और आम जनता भी देख लेती है। राहुल गांधी से मुलाकात भी कर लेती है, अपनी समस्याएं भी बता देती है। तो ये बीजेपी एक बड़ा उपकार कर रही है। जी बिल्कुल, जो भी कर रही हो बीजेपी, लेकिन किस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता किस तरह से यहाँ दिखाई पड़ रही है कि जैसे कोई बदला लेने की कोशिश हो रही हो, ये दिखाई पड़ रहा है। और यही बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सांसद हैं वर्षा गायकवाड़, सुनते हैं उनको क्या कहा है उन्होंने इस मामले को लेकर और किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे बहुत सारे केस जो डाले गए हैं उनको लेकर उन्होंने बात की है। सड़क तक लड़ने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हमारे लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता है, सातत्यपूर्ण जो है गरीब की, जनता की, सर्वसामान्य लोगों की, मध्यम वर्ग की, महिलाओं की, कष्टकरी की, शेतकरी की आवाज बन के आ रही है। जिस तरह से टैरिफ का असर जो है वो किसान पे होने वाला है, उसका लगातार जो है वो आवाज उठाने का काम राहुल जी ने किया है। संसद में भी हम देखते हैं कि उनके माइक चालू नहीं होता है। जिस तरह से हम समझते हैं कि प्रतिमा और गरिमा देश के प्राइम मिनिस्टर की, उसी तरह से लोकसभा के हमारे विरोधी पक्ष नेता की। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कल सुल्तानपुर में, आज मुंबई में, मतलब भिवंडी में, ये जो सातत्य से आपने देखा होगा कि राहुल जी पे आरएसएस के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से जो केसेस डाली जाती है। मेरा तो इतना ही कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी सातत्यपूर्ण काम करते हैं, जनता की आवाज बन के आए हैं, मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि आज जो किसान को परेशानी है, आज लोगों की परेशानी है, विरोधी पक्ष नेता करके आवाज उठाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है, राहुल जी की जिम्मेदारी वो करते। तो ये इस तरीके से यहाँ भिवंडी में आज राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा है जहाँ वो गए हुए हैं पेशी के लिए। कल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पेश हुए थे कोर्ट में और वहाँ भी राहुल गांधी ने हालांकि कहा भी था उन्होंने कि ये सारे मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन जगह जगह अलग अलग जगहों पर कहीं आरएसएस की मानहानि का मुकदमा चल रहा है, कहीं अमित शाह की मानहानि का मुकदमा चल रहा है,
कहीं मोदी नाम को लेकर मानहानि का चल रहा है, और एक जगह तो उनके खिलाफ उनकी नागरिकता को लेकर ही मुकदमा दायर किया था। बाद में दायर करने वाले को बड़ी फटकार भी लगाई कोर्ट ने कि ये सब क्या मूर्खता है, इस तरह के मुकदमे ला देते हो। लेकिन इस तरह के मुकदमे बहुत सारे, दर्जनों मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं। और यह भी दिखाई पड़ रहा है कि कल तो बड़ा दिलचस्प वो उदित राज कह रहे थे अमलेंदु जी, आज ही तो उसकी भी शायद सुनवाई है बदायूं की कोर्ट में। आज ही एक और सुनवाई है जिसमें उदित राज और राहुल गांधी को पार्टी बनाया गया है। क्यों बनाया गया? कि उदित राज ने कभी किसी समय बीएसपी नेता मायावती के खिलाफ कुछ कहा था, जो कुछ भी कहा हो उनका नाम आया, तो चूंकि अब उदित राज कांग्रेस पार्टी में है इसलिए उनके साथ साथ राहुल गांधी का भी नाम जोड़ दिया गया। तो मतलब कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कुछ कहे तो साथ में राहुल गांधी का नाम जोड़ दो। इसी तरीके से यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो अब यूथ कांग्रेस ने चूंकि प्रदर्शन किया तो अब राहुल गांधी के घर पे प्रदर्शन करो। तो आज एआई इम्पैक्ट समिट जो हुआ है दिल्ली में, जिसको लेकर पूरी दुनिया में किस तरह से भारत की बदनामी हो रही है, वहां पर उसी बदनामी के खिलाफ यूथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं ने, और अब राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में। हालांकि कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस के नेताओं ने किया, यूथ कांग्रेस का दफ्तर दिल्ली में अलग है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे हुए हैं। एक बार देखते हैं और प्रदर्शन क्या कर रहे हैं और किस तरह की तख्तियां लिखे हुए हैं। अमलेंदु जी, अगर ये तख्ती लिखी जाए तो प्रधानमंत्री के खिलाफ या किसी बीजेपी के नेता के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि कोई शहर नहीं बचेगा जहां मुकदमे न कायम हो मानहानि वाले। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कांग्रेसियों को भी करने चाहिए भाई, जब इस तरीके के हो रहा है, जब उनकी तरफ से रहा तो आप भी कीजिए भाई। जिस तरीके के हमले हो रहे हैं तो उसी तरीके के हमले आप भी तैयार कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी आप अपनाइए। लेकिन बहरहाल अब ये भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश जो है लिख रही है कांग्रेस प्लस राहुल गांधी बराबर गद्दार, ये लिखना। अब इस पे तो समीर जी मानहानि का मुकदमा हो ही जाएगा, जबकि अमित शाह उसे माफी मांग रहे थे सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, कि हमने गद्दार नहीं कहा, हमने आपकी जो है उस पर निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया है। और ये बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल गांधी प्लस कांग्रेस बराबर गद्दार, और सारे लोगों के पास यही तख्तियां हैं, सबके पास यही तख्तियां हैं। तो इन सबके चेहरे पहचान के व्यक्तिगत रूप से भी इनके खिलाफ मुकदमे कायम हो सकते हैं। अब कांग्रेस क्या करेगी, ये कांग्रेस का मसला है। जिस तरीके से बीजेपी रणनीति अपनाती है उस तरीके से कांग्रेस को भी रणनीति अपनाना चाहिए। बिल्कुल। और क्या कह रहे हैं इसको लेकर कांग्रेस के नेता प्रवक्ता पवन खेड़ा, उनको भी हम लोग सुनते हैं। लेकिन किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मौके ढूंढती रहती है, कभी केस कर देना, कभी उनके खिलाफ नारेबाजी करना, देशद्रोही बता देना, गद्दार बता देना, और केवल उनके नेता और कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि संसदीय कार्य मंत्री जैसे सीनियर मिनिस्टर जब वही कह रहे हैं, तो ये इन लोगों को भी वहीं से प्रेरणा मिल रही होगी अमलेंदु जी। बिल्कुल, जहाँ से वो राज आमेरा है, आमेरा राज है, जो भी है, उसको भी किरण रिजिजू साहब से प्रेरणा मिली, इनको भी किरण रिजिजू साहब से प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि किरण रिजिजू साहब ने उसके बाद जारी किया कि देशद्रोही है, वक्तव्य जारी किया किरण रिजिजू साहब ने। तो अब ये किसी को भी देशद्रोही बता देंगे। अरे पहले अपनी तो देशभक्ति का सबूत दे दो। खुद किरण रिजिजू साहब के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, चीन से संबंधों को लेकर, अरुणाचल में संबंधों को लेकर, यहाँ देश की संप्रभुता को गिरवी रखने के आरोप लग रहे हैं। ट्रंप रोज रोज आपको कह रहा है कि आपने रख दिया है गिरवी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे। और यहाँ तक कह रहा है कि नरेंद्र मोदी लूट रहे थे। तो ये आपको वो सारी बातें आपत्तिजनक नहीं लगती वहां पर, लेकिन यहाँ आप राहुल गांधी को गद्दार कह रहे हैं क्योंकि यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को के तहत विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है वहां पर। तो खैर सुन लेते हैं इस प्रदर्शन पर और यूथ कांग्रेस के नेताओं ने जो किया उसको लेकर क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने नौजवानों के रोष, उनके गुस्से को एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के माध्यम से दर्ज कराया है एआई समिट के इवेंट पर। तब से बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। एक कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर का जो इंसेंटिवाइज्ड मीडिया है वो शुरू हो गया साहब, बहुत गलत जगह प्रोटेस्ट कर दिया, देश की बदनामी हो गई। प्रोटेस्ट वहां नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? संसद में हम बोले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते हैं। हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम कहां बोले? चलिए आप बता दीजिए साहब, एक जगह बता दीजिए कि वहां जाकर बोलिए हम कोई नहीं आएंगे, किसी को डिस्टर्ब मत करिए। प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए होता है। अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार,
घर की हर दीवार पर चिपके हुए हैं इश्तिहार। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने उन इश्तिहारों को खींचकर फाड़ दिया। देखिए दरारों को देखना जरूरी है, तभी आप दरारों को भरेंगे। कहते हैं देश बदनाम कर दिया। अरे देश तब नहीं बदनाम हुआ जब आप हमारे 20 बहादुर सैनिकों की शहादत के बाद चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। देश तब नहीं बदनाम हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर की घोषणा अमेरिका करता है, चीन पाकिस्तान का साथ देता है, जनरल मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप खाना खाते हैं, रोज भारत का अपमान करते हैं, हमारे भारत के लोगों को बेड़ियों में वापस भेजते हैं। तब नहीं देश बदनाम होता। तब नहीं देश बदनाम होता जब एप्स्टीन फाइल्स में दबे हुए राज, आप सबकी साठगांठ के राज दबाए रखने के लिए आप एक ऐसी ट्रेड डील कर लेते हो अमेरिका के साथ जिसमें भारत के किसान, भारत के टेक्सटाइल, भारत के एमएसएमई को तबाह कर देते हो। कहां 3% टैरिफ होता था हम पर, अब 18% टैरिफ है। और आपने कितना टैरिफ लगाया? आप कहते हैं हम $500 बिलियन की खरीद करेंगे अमेरिका से अगले 5 सालों में। तब नहीं देश बदनाम होता। तब नहीं देश बदनाम होता कि जब आप चीन के माल पर मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा के इस इवेंट में रखते हो, पूरा देश, पूरा विश्व हंसता है आप पर। तब नहीं आप बदनाम होते। अरे हम लोग उस पार्टी के हैं जिन्होंने आईआईटी बनाई, जिन्होंने हैदराबाद, जिन्होंने बैंगलोर, गुड़गांव ऐसे टेक्निकल हब्स बनाए। हमें नहीं चाहिए आपका मेड इन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट, हम उसके बगैर खुश हैं। लेकिन आज जो अच्छी बात वो ये है कि देश के नौजवानों ने देश को मजबूर किया कि दरारें देखिए, तभी इन दरारों को आप भर पाएंगे। जय हिंद। तो किस तरीके से यहाँ किस बात पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है पूरी दुनिया में, कैसे भद्द पिटी एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर, वहाँ की अव्यवस्था को लेकर, दिल्ली में किस तरह से जाम लगा। वहाँ ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पर दुनिया का कोई एआई यहाँ का ट्रैफिक नहीं सुधार सकता। इस तरह की बातों के साथ, और ये पब्लिक फोरम पर उन्होंने एक डिस्कशन में वो हिस्सा ले रहे थे, वहां उन्होंने कह दिया। और इस पर किसी की भावना आहत नहीं हुई, किसी की भावना इस पर आहत, किसी ने पुतला नहीं फूका ऋषि सुनक का, किसी ने जाके ब्रिटिश उच्चायुक्त के आगे प्रदर्शन नहीं किया। जी बिल्कुल। तो यही कह रहे हैं पवन खेड़ा कि आखिर ये इस पर क्या हुआ। वो तो अपने विरोध प्रदर्शन वहां पर जता रहे थे यूथ कांग्रेस के नेता। और आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से एआई इम्पैक्ट समिट में भारत की बदनामी हो रही थी उसके खिलाफ वहां जाकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर आज बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस का मुख्यालय घेरे हुए हैं और वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात और भी है, उत्तर प्रदेश में या तमाम बीजेपी शासित राज्य है, विपक्ष का जब कोई प्रदर्शन होता है तमाम नेताओं को वहां पर नजरबंद कर दिया जाता है। बीजेपी वालों को यह पूरी खुली छूट। हाँ, बीजेपी वालों को पूरी खुली छूट है। वो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, राहुल गांधी के घर के बाहर, वहां भी जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर विपक्ष का कोई प्रदर्शन है तो सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहां देखिए कितने आराम से सेल्फी ले रही है नेतानी जो है, वो सेल्फी ले रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी को गद्दार, कांग्रेस और राहुल गांधी गद्दार, और आराम से जो है सेल्फी ली जा रही है। तो इतना सेल्फी पूर्ण प्रदर्शन जो है वो कहीं आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा जितना यहाँ बीजेपी के लोगों को सुविधा प्रदान की जाती है प्रदर्शन करने के लिए। अब इनसे नहीं कहा जा रहा है कि जनता मंतर पर जाकर प्रदर्शन करो, ये प्रदर्शन की साइट नहीं है, इनसे नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ हो रहा है और करने वाले लोग बीजेपी के हैं। तो खैर क्या कुछ हो रहा है, ये बहुत चीजें हैं। लेकिन जो सवाल उठाया है पवन खेड़ा ने कि आखिर जहां पर देश की बेइज्जती हो रही है उस पर भारत सरकार क्यों खामोश है। ट्रंप ने एक बार फिर गुब्बारा फोड़ा है, यानी फिर उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला किया है और फिर यह बताने की कोशिश की है कि भारत के फैसले अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। बिल्कुल यही बताने की कोशिश की है और ये कांग्रेस ने भी स्पष्ट किया है। और ये समीर जी जो ट्रंप हैं, उसने ट्रंप ने तो बहुत ही बेहूदगीपूर्ण बात कहा है, जिसको कहा जाए वो कही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊपर काफ़ी गंभीर किस्म का आरोप लगा दिया है। और इसको लेकर अब कांग्रेस और पूरा विपक्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमलावर है कि ट्रंप इतना कुछ बोल रहा है और आपके मुख से जो है एक शब्द ट्रंप के लिए नहीं निकल रहा है। सुन लेते हैं ट्रंप ने कहा क्या है, फिर उसको बताते भी हैं हिंदी में उसका अनुवाद करके। लेकिन सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, चूंकि वो एआई जनरेटेड नहीं है मेरे ख्याल से, वो बिल्कुल वास्तविक है। और डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में जो उनका व्हाइट हाउस है, राष्ट्रपति का दफ्तर, वहां पर ये बात कह रहे हैं। तो सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो जवाब दिया उन्होंने भारत की एक एजेंसी के सवाल के, भारत की एक एजेंसी के पत्रकार के सवाल पर जवाब दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को सुनते हैं क्या कहा उन्होंने भारत के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में।
President, thank you, Mr. President. Do you have any plans to travel to India for the Quad Summit, and how do you think your relationship with India is right now? I think my relationship with India is fantastic, and we're doing trade with India. India pulled out of Russia. You know, India was getting its oil from Russia, right? And they pulled way back at my request because we want to settle that horrible war where 25,000 people are dying every month. And my relationship with Prime Minister Modi is, I would say, great. I also stopped the war between India and Pakistan, as you know. There were 10 planes were shot down. That war was going and probably going nuclear. And just yesterday, the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 35 million lives by getting them to stop. And I did it largely with tariffs. I said, look, you're going to fight, that's fine, but you're not going to do business with the United States, and you're going to pay a 200% tariff, each country. And they called up and they said, we have made peace. Okay? तो ये सवाल पूछा गया ट्रेड डील को लेकर और भारत की भूमिका को लेकर यूएस की, तो उसमें क्या जवाब रहा डोनाल्ड ट्रंप का। वो कह रहे, पूछा गया कि क्या उससे क्या कुछ बदल जाएगा, जो सवाल था, जो जर्नलिस्ट ने सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब ये भी आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब रेगुलरली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं व्हाइट हाउस में। कल असल में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से एक फैसला सुनाया कि ट्रंप जो दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं वो सारे टैरिफ गैर संवैधानिक हैं और वो हटाए जाते हैं। इनको अधिकार नहीं है, वहां कांग्रेस को, संसद को अधिकार है, तो ये आप उस पर नहीं लगा सकते, ये फैसला दिया। इसके बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये सवाल पूछा गया, उसके जब में ही उसने जवाब दिया ट्रंप ने कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उससे कुछ नहीं बदलेगा और क्या होगा ये बता देगा। जी बिल्कुल। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश में होती है। जी हाँ, बस हमारा ही भी होता था, लेकिन होता नहीं, अब नहीं होता। हमारे यहाँ 2014 से बंद हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, वरना उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। जी बिल्कुल। तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का जो जवाब है वो कहते हैं कि कुछ नहीं बदलेगा, वे टैरिफ देंगे, यानी भारत के लिए कह रहे हैं वे टैरिफ देंगे और हम नहीं देंगे। पीएम मोदी एक महान आदमी है, यूएस के मामले में वे जिन लोगों के खिलाफ थे उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट थे, वे हमें लूट रहे थे, इसलिए हमने इंडिया के साथ डील की है। भारत के लिए सारी बातें हो रही हैं, प्रधानमंत्री के लिए हो रही हैं। हम उन्हें टैरिफ नहीं दे रहे हैं और वे दे रहे हैं, हमने थोड़ा पलटी मारी। यानी जो बात यहां विपक्ष कह रहा है उस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये बात कई बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं और ये बता रहे हैं कि यहां पर भारत का कितना नुकसान है, भारत से हम टैरिफ लेंगे, वो टैरिफ लेंगे लेकिन हम टैरिफ नहीं देंगे। सीधे सीधे बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी महान आदमी है। अब वो किसके लिए महान है, भारत के लिए कि अमेरिका के लिए, अब ये तो लोगों को ही तय करना है। हाँ, लोगों को तय करना है कि किसके लिए महान है, लेकिन बता रहे हैं कि महान आदमी है, लेकिन इतने महान है कि ट्रंप कह रहे हैं कि वो इतने ज्यादा महान है, इतने ज्यादा महान है कि वो हमको लूट रहे थे। हाँ, ये साफ तौर पे। अब राहुल, अब हम लूटेंगे, हाँ यही कह रहे हैं कि अब हम लूटेंगे, हमने पलटी मारी है, अब हम टैरिफ नहीं देंगे, वो टैरिफ देंगे। यानी हमने उल्टा कर दिया है भारत के साथ मोदी जी की वजह से, ये ट्रंप का कहना है। राहुल गांधी ने इसको लेकर बहुत तगड़ा हमला बोला है और क्या कहा है राहुल गांधी, बिल्कुल। और यहाँ कोर्ट दर कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर एक फर्म है, अडिग है, और फिर उन्होंने ट्वीट किया है वही बात जो संसद से लेकर और बाहर तक लगातार दोहराते हैं। लिखा है कि पीएम ने समझौता कर लिया है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, उनका धोखा अब सामने आ गया है, वे फिर से बातचीत नहीं कर सकते, वे फिर से सरेंडर कर देंगे। तो ये बार बार अब ये नरेंद्र सरेंडर पूरे बजट सत्र के दौरान गूंजता रहा ये नारा संसद में, और वही बात वो कह रहे हैं और बार बार डोनाल्ड ट्रंप उस बात की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। हाँ, क्या मजबूरी है कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अब तो समीर जी ये डील को लेकर, इसको लेकर अब तो ट्रंप खुल के कह रहा है, अब तो उसने खुल के कह दिया कि प्रधानमंत्री जो थे, मतलब मोदी जो थे, वो हमको लूट रहे थे, अब हम लूटेंगे, ये कह रहा है। तो अब जब ट्रंप कह रहा है तो आप या तो प्रतिवाद कीजिए कि भाई ना तो हम आपको लूट रहे थे और ना आपकी हैसियत है आप हमको लूट पाए, ये जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन ये जवाब समीर जी नहीं आ रहे हैं सरकार की तरफ से, ना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। अब कल जो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था वो इसी डील के खिलाफ हुआ था, जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। अब ट्रंप के इस बयान के बाद यूथ कांग्रेस का कहना है कि हमने जो कल प्रदर्शन किया था, हमारे प्रदर्शन के ऊपर मोहर लगा दी है ट्रंप ने।
ये यूथ कांग्रेस का कहना है। जी, तो देखते हैं क्या लिखा है। यूथ कांग्रेस का ट्वीट हम देखते हैं और लिखा हुआ है कि प्रूव्ड अगेन पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। आगे हिंदी में लिखा है कि कल यूथ कांग्रेस के हमारे युवा साथी इसी गुलामी के खिलाफ लड़ रही थी और आज ट्रंप के बयान ने इस पर मुहर लगाकर फिर एक बार साबित कर दिया है कि मोदी जी ने भारत का सौदा किया है। इसीलिए हमारा विरोध कल भी सही था, आज भी सही है। और यही विपक्ष ये पूछ रहा है कि आखिर इस तरह की जो पूरी दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति इंसल्ट कर रहे हैं भारत की, प्रधानमंत्री के लिए इतने इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उस पर भावनाएं क्यों नहीं आहत हो रही हैं। एप्स्टीन फाइल्स में इतने गंदे तरीके से वहां जिस तरह से लोगों के नाम आए हैं, पूरी दुनिया में उनके खिलाफ एक आक्रोश है, वहां की सरकारें, वहां का सिस्टम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और भारत में खामोशी छाई हुई है। तो आखिर क्यों? क्या उन चीजों से देश की बेइज्जती नहीं हो रही है? यहां एक लोकतांत्रिक अपने अधिकारों का के तहत यूथ कांग्रेस ने अगर प्रदर्शन कर दिया है सरकार के खिलाफ, तो उसमें बेइज्जती हो गई है। आखिर इज्जत और बेइज्जती का पैमाना क्या है? हाँ, नहीं, इज्जत और बेइज्जती का भाई, आप चोरी का कुत्ता जो है ला के रख दो, उससे बेइज्जती नहीं हो रही है। बिल्कुल हैं? और आप जो है सरेंडर कर चुके हैं, डील आपने कर ली और उस डील की जानकारी भी ट्रंप दे रहा है। आप जा रहे हैं इजराइल, तो भारत सरकार जो है वो ये जानकारी नहीं दे रही है, वो नेतन्याहू दे रहा है। ये बेइज्जती नहीं है। और वो ट्रंप बाबा कह रहा है कि आप कल फिर बोला कि 10 जेट जो है गिरा दिए, 11 बोले, उसका फिर 10 पे आ गया, फिर 10 पे आ गया। मतलब 76वीं बार जब बोला तब 11 बोला, और जब 77वीं बार बोला तो 10 बोला, और फिर हम 200% टैरिफ लगा देंगे, ये कहा। तो अब, और उस समय शहबाज शरीफ बैठे हुए थे वहाँ, तो अब जो है कांग्रेस ने भी इसको लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस ने क्या लिखा है कि जो ट्रंप ने कहा कि हम टैरिफ वसूलेंगे और भारत टैरिफ नहीं मतलब लेगा, उसको लेकर कांग्रेस ने भी इस पे आपत्ति जताई है। ये है कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है कि अब अमेरिका टैरिफ नहीं देगा लेकिन भारत हमें टैरिफ देगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। साफ है इस ट्रेड डील का फायदा अमेरिका को होगा। पहले हम अमेरिका को सिर्फ 3% टैरिफ देते थे, जिसे मोदी ने 18% करवा दिया है। आखिर नरेंद्र मोदी ट्रंप से इतना डर क्यों रहे हैं? वो कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों हैं? मोदी ने हमारे किसानों, व्यापारियों के हितों का सौदा क्यों किया? ये सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। अब इसका क्या जवाब आता है? कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि संसद से लेकर तमाम फोरम जितने भी हैं, हर जगह ये सवाल पूछा जाता है सरकार से, लेकिन सरकार चुप्पी साध लेती है, संसद ही नहीं चलने देती है। यह सबसे हैरानी की बात है। बिल्कुल, संसद ही नहीं चलने दी जाती है और सरकार जो है एकदम चुप्पी जो है वो साध लेती है। और अब तो कहा जा रहा है कि भाई देखिए, ये तो सदन में भी गड़बड़ी करते थे, सदन के बाहर भी गड़बड़ी कर रहे हैं। अब ये सदन के अंदर गड़बड़ी करते थे, सदन के बाहर गड़बड़ी करते थे, तो क्यों नहीं करेंगे? जब लोकतांत्रिक अधिकार है तो इसको लेकर निश्चित तौर पर बातें की जाएंगी। कल समीर जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की भी जो है इसकी बैठक में बातचीत हुई और अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है उस पर चर्चा हुई। इसकी जानकारी जो है जयराम रमेश ने बाहर आकर दी है कि कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ क्या क्या बातचीत हुई इस डील को लेकर। तो हम लोग जयराम रमेश को भी सुन सकते हैं कि जयराम रमेश ने क्या जानकारी दी है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच इस डील को लेकर क्या बातचीत हुई। जी बिल्कुल, तो ये देखेंगे जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। लेकिन इस डील को लेकर पूरा विपक्ष इस समय संसद से लेकर सड़क तक आंदोलित है। तमाम सरकार के खिलाफ जो एक सरकार से खिलाफ क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने देश के हितों के खिलाफ जाकर ये समझौता क्यों कर लिया है? आखिर कौन सी मजबूरी आपकी आ गई? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया है और ये भी बताया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ये सारी बातें बता रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बाकायदा मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये क्या हो रही हैं? देश को आपने कहाँ लाकर छोड़ दिया है? पहले सुन लेते हैं जयराम रमेश को, क्या कहा उन्होंने कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मुलाकात हुई ट्रेड डील को लेकर, भारत और अमेरिका के बीच जो सरकार ने व्यापार समझौता किया है उसको लेकर। आज शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी की बैठक हुई है। हमारे 6 राज्यों के पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों के हमारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। खास तौर से
जो अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार समझौता हुआ है, जो हम मजबूर हुए हैं इस व्यापार समझौता करने में, जो प्रधानमंत्री का सरेंडर हुआ है, उस पर चर्चा हुई है। इसका सीधा असर पहले चरण में इन 6 राज्यों के कपास किसान, सोयाबीन किसान, मक्का किसान और फल और मेवे किसान पर जरूर पड़ेगा। तो इसीलिए हम इन 6 राज्यों के नेताओं से आज बात की है। 24 तारीख को, इस महीने के 24 तारीख को पहली बैठक किसान सम्मेलन भोपाल में होगा और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों उसमें भाग लेंगे। इसके बाद में 7 तारीख को यवतमाल महाराष्ट्र में यही इस तरीके से किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और तीसरा सम्मेलन श्री गंगानगर में होगा मार्च के महीने में। तो पार्लियामेंट के बैठक जो 9 तारीख को वापस बैठने वाली है, उसके पहले भोपाल में और यवतमाल में किसान सम्मेलन का आयोजन होगा और इसमें दोनों हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा दोनों इसमें मौजूद होंगे। खास तौर से कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी दोनों ने इस बात पर जोर दिया आज शाम को कि ये प्रधानमंत्री का सरेंडर है। 10 मई 2025 को पहला सरेंडर हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर अचानक उसको रोक दिया गया। इसी तरह आज अभी इंडो यूएस ट्रेड डील, जिसके बारे में बहुत कुछ चर्चा हो रही है सरकार की ओर से, इसकी हकीकत ये है कि किसान पर इसका सीधा नकारात्मक असर होगा और इसको लेकर जिस तरीके से 3 काले कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों ने करीब 1.5 साल तक आंदोलन चलाया, इसी तरीके से हम किसान संगठनों के साथ इन 6 राज्यों में पहले चरण में और अलग अलग राज्यों में भी हम करेंगे, पर पहले चरण में हम इन 6 राज्यों में इस पर जोर देंगे और इस ट्रेड डील से हमारे लाखों किसानों की आजीविका पर जो खतरा आ पड़ा है उसको हम उजागर करेंगे जनता के बीच में। यानी अब देश भर में एक तरीके से समझा जाए कि किसान आंदोलन और वहाँ जो चाहे वो कपास के किसान हैं या फिर दूसरे चीज़ों को पैदा करने वाले किसान हैं, उनके बीच में जाकर ये सम्मेलन होगा। कुल मिलाकर विपक्ष अब इस मुद्दे को, चूंकि संसद में तो उठाने को मिल नहीं रहा है, संसद चल नहीं रही है, तो अब सड़कों पर इस मुद्दे को लेकर जा रहा है कि ट्रेड डील में कैसे भारत ने देश के हितों को, किसानों के हितों को अमेरिका के हाथों में गिरवी रख दिया। हाँ बिल्कुल, देश के हितों को, किसानों के हितों को अमेरिका के हाथ में गिरवी रख दिया है। जयराम रमेश ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हुई, कांग्रेस इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन करेगी इस ट्रेड डील के खिलाफ। हालांकि आज तो जो है इस ट्रेड डील के समर्थन में और देश बेचने के समर्थन में कांग्रेस के दफ्तरों पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर में भी हो रहा है प्रदर्शन, हैदराबाद में भी प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है। भिवंडी में राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं कि भाई आप अमेरिका से ट्रेड डील का विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया तो सरेंडर करने तो तुम्हारा क्या जा रहा है? सरेंडर तो नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन सवाल ये कि नरेंद्र मोदी अगर सरेंडर कर दें तो देश का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये सरेंडर नरेंद्र मोदी का नहीं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। हितों का जो समझौता जो है वो देश के हितों का समझौता किया है, किसानों के हितों का समझौता किया है। ये कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है। तो इसीलिए कांग्रेस अब पूरे देश भर में ये आंदोलन करेगी इस ट्रेड डील के खिलाफ कि प्रधानमंत्री किस तरीके से कंप्रोमाइज्ड हैं और इसकी वजह से ये ट्रेड डील की गई है। बिल्कुल, और इसको लेकर संजय सिंह ने भी, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, क्या लिखा है, वो भी देखते हैं। एक ट्वीट किया है उन्होंने और लिख रहे हैं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहा है। एक वीडियो क्लिप उन्होंने टैग की है इसमें। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहा है। ट्रंप ने उसके सामने फिर कहा, मैंने मोदी से बात की,
200% टैरिफ लगाने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। भारत की इतनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो मोदी जी, कुछ बोलते क्यों नहीं? तो मोदी जी कुछ बोलेंगे नहीं, और मोदी जी यहाँ पर जब उनसे पूछा भी जाएगा तो वो 50-60 साल 70 साल वाली पुरानी बातों को लेकर आएंगे और कहेंगे कि हर चीज के जिम्मेदार कौन है, तो नेहरू है। हाँ, हर चीज के जिम्मेदार नेहरू है। डील भी नेहरू की वजह से करनी पड़ी है अमेरिका से, वरना डील नहीं होती है अमेरिका से। अब आप सारी जिम्मेदारी नेहरू की है। मोदी जी को नेहरू जो है काम ही नहीं करने देते हैं, 12 साल से काम ही नहीं करने दे रहे हैं। तो अब ये पता नहीं कब काम करना जो है शुरू करेंगे मोदी जी। लगता नहीं कि काम करना शुरू कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से चीजें आ रही हैं उससे लगता ये है कि अब झोला उठाने का वक्त आ गया है क्या शायद। हाँ, लेकिन घिरे बुरी तरीके से हैं अमलेंदु जी लगातार, और ये सरकार को भी और मोदी जी के समर्थकों को भी ये पता है कि किस तरीके से घिरे हैं। कई मुद्दों पर घिरे हैं, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स का मामला हो। सरकार को लग रहा होगा कि शायद आम जनता में इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन आम जनता में इसको लेकर सरकार की बहुत भद्द पिट रही है। और बीजेपी के जो तमाम पुराने समर्थक हैं, 10-11 साल से जो बिल्कुल इंटैक्ट है बीजेपी के साथ, उनके मन में भी अब इन सारी चीजों को लेकर एक विरोध दिखाई पड़ रहा है। वो सोशल मीडिया पर भी हम लोग लगातार देखते रहते हैं। खैर, यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, उसको लेकर कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। अमेरिकी उच्च न्यायालय का जो ये फैसला आया है, वो एक बार फिर से इस बात को दर्शाता है कि जो संवैधानिक अदालतें हैं, उनको जो लोग सत्ता में हैं उनको सच बोलना चाहिए। और चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, चाहे कोई कितना भी अपने आप को ऊर्जावान समझे, कानून सबसे ऊपर है और कानून का राज रहना चाहिए। और ये जो 6-3 का फैसला अमेरिकी उच्च न्यायालय ने या उच्चतम न्यायालय ने सुनाया है, वो एक संदेश है बाकी मुल्कों में जो संवैधानिक अदालतें हैं उनके लिए, कि अगर आप जो एग्जीक्यूटिव की पावर है, उस एग्जीक्यूटिव की पावर के ऊपर अंकुश नहीं लगाते हैं, तो जो लोकतांत्रिक मुल्क हैं वो लोकतांत्रिक मुल्क फिर डिक्टेटरशिप में, ऑटोक्रेसी में तब्दील हो सकते हैं या हो जाएंगे। और इतिहास इस बात का गवाह है। ट्रंप सरकार की तरफ से दोबारा से ये दलील दी गई है कि भाई वो जो टैरिफ्स हैं उन टैरिफ्स को बरकरार रखेंगे, तो एक बार फिर से ये मामला उच्चतम न्यायालय में जाएगा। और जिस तरह से ये टकराव बढ़ रहा है, अगले 36 महीने में ये अमेरिका को एक नई दशा और दिशा देगा। लेकिन सर, आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तो यहाँ अब इस जो सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से एक अपनी मनमानी कर रहे थे, बिना संसद को कॉन्फिडेंस मिली हुई है, उसके खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। और 6 जजेस ने, उसमें कई ऐसे भी हैं जो रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप की पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भी उनके खिलाफ जाकर टैरिफ के बारे में फैसला दिया है कि ये मनमाना तरीका अपनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको ये करने की पावर ही नहीं है अमेरिकी संविधान में। मनीष तिवारी वही बात कह रहे हैं कि दुनिया भर के जुडिशरी को इससे सीख लेने की ज़रूरत है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे दुनिया भर की जुडिशरी को सीख लेने की ज़रूरत है कि अगर कार्यपालिका मनमानी करने लगे तो उस पर अंकुश लगाया जाता है। हालांकि भारत में उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आजकल जुडिशरी बड़े सवाल उठ रहे हैं। जी, जुडिशरी पे मतलब कोई जज कोई आदेश दे देता है, मालूम पड़ता है कि दोपहर में उसने आदेश दिए, शाम तक तो उसका तबादला हो जाता है। जी हाँ। और आप क्या आशा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अब इस तरीके के कोई आदेश आ जाएंगे मोदी जी के खिलाफ? क्या आप समझ सकते हैं? जी। चुनाव SIR पर आप देखिए किस तरीके से बहस चल रही है। हो चुका
मतलब 12 राज्यों में SIR हो चुका, SIR की लिस्ट पे बिहार में चुनाव हो चुका, सरकार बन चुकी, वहां काम कर रही है, अभी तक उस पर फैसला नहीं आया, फैसला सुरक्षित है। पूरे देश भर में SIR की घोषणा हो गई है और अभी तक यही तय नहीं कर पाया है सुप्रीम कोर्ट की चुनाव को ये कराने का अधिकार भी है कि नहीं है, संवैधानिक अधिकार भी है कि नहीं है। और आप कल जो आदेश जारी हुआ है कि साहब वहाँ न्यायिक अधिकारी जो वो अब असिस्ट करेंगे चुनाव आयोग को, तो यानी आपने स्टेट की मशीनरी को उठा के एक तरफ रख दिया और खुद आप टिप्पणी कह रहे हैं कि इसमें 2 स्टेक होल्डर्स हैं, एक राज्य की मशीनरी है, दूसरा चुनाव आयोग है। तो भाई क्यों आप जो राज्य की मशीनरी को अलग कर रहे हैं? बिल्कुल, तो चुनाव आयोग की मशीनरी को भी अलग कीजिए, केवल चुनाव के अधिकारी ही इस पे काम करें। मतलब आप एक राज्य की व्यवस्था को ही आप खारिज कर रहे हैं। उस पर भी बात करते हैं अभी, चूंकि उसको लेकर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अमेरिका का जो ये फैसला, अमेरिका की जो संवैधानिक कोर्ट है उसका जो ये फैसला आया है ट्रंप के खिलाफ, उसको लेकर क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार, उनको सुनते हैं। और विजय वडेट्टीवार वही बात कह रहे हैं कि किस तरह से जो मनीष तिवारी ने कहा कि दुनिया भर की जो अदालतें हैं उनको सीख लेनी चाहिए, खासतौर से वहाँ की सुप्रीम कोर्ट्स को, कि अगर कार्यपालिका मनमानी करने लगती है तो फिर वहाँ की अदालतों को कैसे सक्रिय होना पड़ता है। जितने भी भारत के संविधान में भी जितने जो पिलर्स हैं उनमें कोई भी एक अगर अपनी मनमानी करता है तो यहाँ भी ये बना हुआ है कि जो कार्यों में तो विभाजन है लेकिन एक दूसरे के खिलाफ चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई है और इसीलिए जो कोई भी संविधान का कोई भी अंग जो है दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकता। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन है, उसके अपनी पावर्स हैं, संसद की अपनी है, संवैधानिक संस्थाओं के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, लेकिन कोई भी संविधान से बाहर नहीं है। बिल्कुल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स किसी के पास नहीं है, ना संसद के पास है, ना सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना चुनाव आयोग के पास है, ना किसी और अन्य आयोग के पास है। सुप्रीम जो है वो संविधान है। तो ये बात जो है ये समझनी पड़ेगी और इसी को लेकर बार बार बहस होती रहती है कि सुप्रीम जो है वो संविधान है और ये सरकार इसीलिए संविधान को बदलना चाहती है। बिल्कुल, ये आरोप उस पर लगते हैं कि ये कोशिश में है कि कैसे संविधान को बदला जाए। बहरहाल अमेरिका की जो संघीय अदालत है उसका फैसला जो रहा डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर, उस पर क्या कह रहे हैं विजय वडेट्टीवार, सुनते हैं उनको। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है टैरिफ को लेकर, कैसे देखते हैं? और अब टैरिफ कम हुआ है। नहीं, देखो ट्रेड डील को लेकर जो लगाया है उसके ऊपर कोई कोर्ट की टिप्पणी नहीं है। अमेरिका को ऐसे वो अभी तो कल कोर्ट में जो यूएसए कोर्ट में जो हुआ था कि टैरिफ लगाते हैं तो वो अमेरिका को क्या अधिकार है, क्या है, वो कोर्ट का मामला है। और आज के तारीख में जो है वो 18% हमारे देश पे उसने टैरिफ लगा दिया है। जितना भी माल अमेरिका जाएगा उसके ऊपर 18% ये हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो कोई अमेरिका में व्यवहार ही नहीं हो सकता। और अमेरिका से जो निर्यात होकर आएगा, जो इंपोर्ट होगा, उसमें 0 टैक्स है। इसका मतलब सीधा है कि ये बहुत बड़ा एक देश के किसानों के साथ में छल और धोखा हुआ है। यहाँ के किसान को अब वो ट्रेड डील में जो कॉर्न है, मक्का है, सोयाबीन है, कपास है, फ्रूट्स है, बहुत सारी चीजें है। अब ये 500 ट्रिलियन डॉलर की जो 500 करोड़ ट्रिलियन डॉलर, बिलियन के ट्रिलियन डॉलर की बात जो है, इतना जो व्यवहार होने वाला है या उसमें उनको बिजनेस करना है, इसमें किसान कहाँ है? उसकी हालत क्या होगी कल? अगर इतने बड़े पैमाने में यहाँ पे पहले ही अपने देश में जो एमएसपी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, कहीं पे भी एमएसपी के दर से कोई भी किसान का उपज को आज मार्केट में लिया नहीं जा रहा है। सीसीआई कॉटन खरीदी करती है तो कोटा कम कर देती है, बहुत सारे उसमें रिस्ट्रिक्शन लाती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है किसान का कपास। फिर व्यापारी उठ के लूट के लेके जाते हैं 4,000 में, 5,000 रुपये में। ये कपास के बारे में हुआ। सोयाबीन की तो हालत पतली हो गई, 3,500 4,000 के आसपास सोयाबीन का रेट चला है। एमएसपी से 2,000 कम चल रहा है, 5,200 है, 1,000 से 1,200 रुपये कम चल रहा है। कॉर्न की एमएसपी 2,400 रुपया है, 1,500 1,600 भी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये आज की स्थिति है। अगर अमेरिका से इतना बड़ा ये सब आ जाएगा
तो यहाँ के किसानों को तो 1000 रुपए भी नहीं मिलेंगे, 1000 1500 में भी नहीं बेच पाएगा वो। तो सुसाइड करने सिवा उसके पास में कोई हथियार नहीं होगा, पूरा बर्बाद हो जाएंगे, जिंदा रह ही नहीं सकते। तो इसकी चिंता केवल अदानी और एपेस्टीन के केस को लेकर सरकार ऐसे डील करती है अपने साथियों को बचाने के लिए, तो ये तो बहुत गंभीर विषय है। तो ये किस तरीके से यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रहा है और उस पर क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक सीख दी जा रही है कि दुनिया भर की अदालतों को भी उससे सीख लेनी चाहिए, कहा जा रहा है। क्यों लेनी चाहिए? और खासकर भारत की अदालतों को भी, कि जब कार्यपालिका इस तरीके से मनमानी करने लगे तो फिर उसमें संवैधानिक व्यवस्था में अदालतों के पास, सुप्रीम अदालतों के पास, उन देशों की सुप्रीम अदालतों के पास इस तरह की पावर होती है कि उनकी मनमानी पर रोक लगाएं और उनको बताएं कि ये संविधान ने आपको ये अधिकार नहीं दिया है। बिल्कुल, संविधान ने आपको अधिकार नहीं दिया है और संविधान के दायरे के अंदर रहकर आप काम कीजिए। अगर आप सरकार में आए हैं तो भी संविधान की वजह से आए हैं। नरेंद्र मोदी आसमान से नहीं टपके हैं, इस संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री हैं। तो इस संविधान ने ही आपको प्रधानमंत्री बनाया। सरकार अगर बनी है तो संविधान की वजह से ही सरकार बनी है। तो संविधान के बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकता है, ना सरकार काम कर सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट काम कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, ना विपक्ष संविधान के बाहर जाकर काम कर सकता है। संविधान सर्वोच्च है और संविधान के अंतर्गत ही सबको काम करना है। संविधान के अंतर्गत ही हमारी जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संविधान के अंतर्गत ही सरकार को जो खर्च करने का अधिकार है, संविधान के तहत ही सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार है। संविधान नहीं है तो ना आपको टैक्स लगाने का अधिकार है, ना आपको प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। बिल्कुल, वो पूरे सिस्टम को एक नियंत्रित करने का, कैसे काम किया जाएगा उसका एक दिशा निर्देश संविधान से मिलता है। ये चीजें की गई और संविधान के तहत ही पूरी व्यवस्था चलती है और व्यवस्था में जो लोग हैं वो भी उसी के अनुसार काम करते हैं, उससे इतर जाकर नहीं काम कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। और इधर जो सुप्रीम कोर्ट को सीख दी जा रही, तो सुप्रीम कोर्ट के भी तमाम फैसले ऐसे भारत में भी होते हैं कि कई बार सवाल उठने लगते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया ही जो इतनी लंबी खिंचती चली जा रही है और इस दौरान चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को धता बताते हुए अपना पूरा काम किए चला जा रहा है, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब तो सुनवाई पूरी होने के बाद भी ऑर्डर रिजर्व रखा गया है और इधर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई काम रिजर्व नहीं कर रहा है, वो अपना काम किए जा रहा है। 12 राज्यों के बाद अब कहा है कि पूरे देश में जल्दी ही एसआईआर करवाई जाएगी, जबकि ये मामला अभी भी लंबित ही है कि उसको ये अधिकार है भी या नहीं है। बहरहाल पश्चिम बंगाल को लेकर वहाँ जो एसआईआर चल रही है, वहाँ जो चुनाव आयोग और सरकार के बीच जो टसल है उसको लेकर टिप्पणी की और न्यायिक अधिकारियों को कहा कि उनकी देखरेख में एसआईआर की प्रक्रिया होगी। उस पर क्या कह रही हैं टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, उनको सुनते हैं। नमस्कार, আমি কৃষ্ণগড় লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। আজকে বাংলার মানুষদের, বাংলার ভোটারদের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সুপ্রিম কোর্টে জয় হয়েছে। আপনারা সবাই দেখেছিলেন যে বিগত দিনে 9 তারিখ ফেব্রুয়ারির শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার আদেশ দিয়ে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশনকে কি কি করা যাবে, কি করা যাবে না। তা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন লাস্ট 2 সপ্তাহে বারবার এই আদেশকে অমান্য করে আবার বেআইনি ভাবে, অবৈধভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে। কি করেছিল? সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার বলে দিয়েছিল যে হিয়ারিং এর ক্ষেত্রে এবং ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে ইআরও, এইআরওই সর্বোচ্চ অথরিটি, তাদের ডিসিশনটাই ফাইনাল এবং তার ডিসিশনের ওপরে কোনো ব্যাংকের কর্মচারী, মাইক্রো অবজারভার, কোনো আরও তারা পর্যবেক্ষণ করতে পারে, কিন্তু তারা তাদের ডিসিশনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না, তাদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারে না। এটা বলা সত্ত্বেও আমরা দেখছি যে হিয়ারিং হয়ে গিয়েছে। ইআরও, এইআরও কেসটা, ডকুমেন্ট, নথিপত্র দেখে সেই ভোটারকে বৈধ ভোটার ঘোষণা করে তার নামটা পার্ট ফর ফাইনাল পাবলিকেশনের জন্য একটা ফোল্ডারে রেখেছে। হয়ে গেছে, সেই কেসটা ডিসপোজ হয়ে গেছে। तो ये महुआ मोइत्रा उस टिप्पणी कर रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर चुनाव आयोग के लिए कहा है और राज्य सरकार भी जो टिप्पणी की है, कह रही है महुआ मोइत्रा की माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज के अहम फैसले ने उस गहरी जड़ें जमाए हुए बाबू कल्चर को खत्म कर दिया है जो चुनाव आयोग के कामकाज को बताता था। कोर्ट की पहले की फटकार के बावजूद, जिसमें माइक्रो ऑब्जर्वर और रोल ऑब्जर्वर की भूमिका को सिर्फ मदद करने तक ही सीमित रखा गया था, चुनाव आयोग के अधिकारी अपनी हदें पार करते रहे। लॉगिन क्रेडेंशियल और एक सेंट्रलाइज्ड जगह से एक्सेस किए गए